जितना कम टाइम में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को आप जानते हो, सिंबल इसका आई होता है, ये तो हर बच्चे को पता है, आई इज द सिंबल। और करंट का बेसिक मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में, मतलब ये वायर है मान लो, इस वायर से ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट मिलता है। तो करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इसका भी यही मतलब है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डी क्यू बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बस यहां पर फर्क क्या है कि आपका एवरेज करंट का फॉर्मूला है, इसको हम एवरेज करंट बोलते हैं दोस्तों, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो करंट के लिए सबसे बेसिक बात आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा करंट की जो खास बात है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट को एज अ स्केलर क्वांटिटी हमने लिया है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि डायरेक्शन है तो करंट वेक्टर होगा, नहीं दोस्तों, करंट को एज अ स्केलर क्वांटिटी लिया गया है। अब दोस्तों यहां पर एक टॉपिक हमें समझना होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको प्यार से और सहला के अगर हम बोले बहुत प्यार से तो इसको हम ईएमएफ बोलते हैं मित्रों। तो हमें ईएमएफ को समझना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यहां पर है ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है? मान लीजिए एक सर्किट है आपके पास, ये एक सर्किट है, ठीक है, यहां पर एक सर्किट बना हुआ है। तो एक कोई चार्ज है मान लो, बेसिक एग्जांपल। तो इस चार्ज को वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, क्या बोला मैंने? इस चार्ज को वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। तो इस चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट में घुमाने में, एक चार्ज पार्टिकल को कंप्लीट सर्किट में घुमाने में जो वर्क लगेगा, वर्क, उस वर्क को हम चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमें ईएमएफ मिलेगा। तो ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ईएमएफ को लिखते हैं ऐसे ई। तो कितना वर्क डन लगा, वर्क डन, जो भी वर्क डन लगा वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, कि भैया चार्ज को पूरे कंप्लीट सर्किट में घुमाने में जो वर्क लगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन को इस चार्ज से हम डिवाइड करेंगे तो उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, या फिर ईएमएफ बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारा ईएमएफ है दोस्तों। सो दोस्तों अगला टॉपिक इस चैप्टर में जो आता है, जो आपको पता होना चाहिए, हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो पोटेंशियल डिफरेंस, एक वायर है मान लीजिए, तो इस वायर में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। फिर यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं हम आर, और आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है। अगर हम आर निकालेंगे तो आई को नीचे डिवाइड कर देंगे, वी के नीचे आई आएगा, वी के नीचे आई, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई। या फिर सिंपल बोले तो ये आपका ओम्स लॉ है, ये वाला, यहां तक आपका ओम्स लॉ है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस हमारा होता है रो एल बाई ए, जहां एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। मतलब ये लेंथ होगा और ये वाला एरिया की बात करते हैं, सर्कल यहां बनता है, सर्कल, इसके एरिया की हम बात करते हैं। जहां पर रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी एल बाई ए, यानी किसी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो अगला टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी से हमारा क्या मतलब होता है? करंट डेंसिटी से मतलब होता है हमारा करंट अपॉन में एरिया। जब आप करंट को एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको करंट डेंसिटी मिलेगा। अब करंट का फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं, ये चार्ज अपॉन में टाइम अपॉन में एरिया, है ना। तो चार्ज अपॉन में टाइम अपॉन में एरिया को हम करंट डेंसिटी बोलेंगे, इसका सिंबल होता है जे। बेसिकली इसको हम करंट अपॉन में एरिया, क्योंकि करंट का मतलब होता है ना चार्ज अपॉन में टाइम, तो उसी को हमने करंट लिख दिया, दैट इज द करंट डेंसिटी। अब दोस्तों करंट डेंसिटी को हम जे बोलते हैं, जे, करंट डेंसिटी को हम जे बोलते हैं, जे, ठीक है ना, जे हमारा करंट डेंसिटी। वैसे करंट का एक फॉर्मूला याद कर लेंगे आपको, लेकिन हमारा करंट होता है वो होता है करंट डेंसिटी इनटू एरिया इनटू में cos थीटा। या सिंपल भाषा में अगर हम cos थीटा को हटाएंगे तो j डॉट a, यानी एक और फॉर्मूला हमने सीखा कि जो हमारा करंट होगा वो j डॉट a होगा। कैसे? अगर हम यहां से करंट निकालना चाहे तो j को a से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो करंट हमारा जो होता है करंट डेंसिटी इनटू में एरिया, डॉट प्रोडक्ट होता है डॉट, या जहां पर करंट डेंसिटी को एक वेक्टर की तरह माना गया है, यानी करंट डेंसिटी को हम j बोल रहे हैं और j एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और करंट हमेशा होता है j डॉट a। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर करंट के फॉर्मूले में आ रहा है j आ रहा है, a आ रहा है cos थीटा, तो यहां पर ये एंगल कौन सा लेना होता है? तो देखिए मान लीजिए आपका कोई एरिया है, तो उसका ये एरिया वेक्टर है, और इसमें जो करंट है, मान लो कि करंट, मैं एग्जांपल लेता हूं कि बाय चांस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल दिया जाता है। अगर मैं बहुत प्रिसाइज होकर बनाऊं तो कुछ ऐसा बता रहा हूं आपको कि आपको एंगल कौन कौन से लेने याद कर लो। मान लो एक कोई ऐसे करके इस तरफ करंट है और इस तरफ एरिया वेक्टर, ठीक है ना, तो इनके बीच के एंगल को यहां लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाएगा, कभी सीधी वायर बोले कि भैया करंट भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तब एंगल 0 डिग्री लेना होता है। अगर झुका होगा तो एंगल बनेगा, झुका नहीं होगा तो एंगल नहीं बनेगा। कोई यहाँ पर एंगल आई और ए के बीच आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या सिंपल बताऊं तो करंट का फॉर्मूला j डॉट a होता है, ये बात आपको याद रखना है। फिर दोस्तों कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हमें पढ़ना होता है, जैसे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है हमारा 1 बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के उल्टे को हम कंडक्टेंस कहते हैं, और सिंबल इसके लिए हमने g का इस्तेमाल किया है, तो g हमारा 1 बाय r होता है। तो कुल मिला के कहानी हल्के समझ गए दोस्तों। अगला जो टॉपिक होता है हमारा होता है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होगा, जो रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा उसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे दोस्तों, और जो हमारा कंडक्टिविटी है उसको अगर हम सिग्मा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कंडक्टिविटी को सिग्मा बोल रहे हैं, सिग्मा, और रेजिस्टिविटी को रो बोल रहे हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। तो कंडक्टिविटी 1 बाय रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी 1 बाय रेजिस्टिविटी। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला कॉन्सेप्ट हमें सीखना होता है, समझना होता है, याद रखना पड़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन। तो देखिए जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है vd, आपको क्लियरली बता दूं, v को बोलते हैं वेलोसिटी, लेकिन d इज द सिंबल फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? अगर कोई वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो t है इसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो इसको हम देखिए, इसको t बोलते हैं, t रिलेक्शन टाइम, और नीचे आएगा आपका मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा मास। फिर दोस्तों अपने पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m n e स्क्वायर टाउ। अगर मैं ठीक से लिखूं तो रेजिस्टिविटी हमारा है m n e स्क्वायर टाउ। अब देखिए m के बारे में बता चुका हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, t के बारे में बता चुका हूं, टाउ कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम ऑफ कोलिजन है ये, और n का मतलब क्या बताया मैंने आपको नहीं बताया। n का मतलब होता है
एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम एन बोलते हैं, या एन को आप सिंपल भाषा में नंबर डेंसिटी बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर में जो आपको आगे समझना है ये फॉर्मूला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट कैसे कनेक्टेड है। आपको पता होगा जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आएगा तभी उसके पास करंट आएगा। इसी प्रकार से लिखा हुआ है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जो करंट का फॉर्मूला ऐसा आता है, देखिए एन नंबर डेंसिटी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए मतलब एरिया और वी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वीडी लिखेंगे। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है अदर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, जो आपने ओम्स लॉ का एक फॉर्म पढ़ा था V इक्वल टू IR, इसके अलावा कुछ अदर फॉर्म्स भी हमारे पास ओम्स लॉ के हैं। जैसे ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है J मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इस E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है मित्रों। कई बार इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी इसी का नाम होता है, वेक्टर फॉर्म। वैसे ये बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो घूम फिर के आ जाएगा यही फॉर्मूला रो, देखो सिग्मा नीचे जाएगा ना, सिग्मा नीचे जाएगा तो रो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेन फॉर्मूला आपका ऊपर वाला है, और इसको भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी इनटू में करंट डेंसिटी। तो ये दो फॉर्मूले अदर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ की कैटेगरी में आता है, इसको हम प्यार से वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, तो वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब इस चैप्टर के अंदर आता है टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए एक अल्फा नाम का बड़ा फेमस चीज है, इस अल्फा को प्यार से हम बोलते हैं टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कि हम जानते हैं जब हम टेंपरेचर को बढ़ाएंगे ना, कंडक्टर के लिए बताऊं आपको, कंडक्टर के लिए तो टेंपरेचर बढ़ने से ना आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। तो टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ता है। तो यहां पर एक टॉपिक होता है टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। ये जो अल्फा है बेसिकली हमारा होता है टेंपरेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा का फॉर्मूला कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं इस टॉपिक को समझाने के लिए, बहुत आसान तरीका बताता हूं। आसान तरीका क्या है कि मान लीजिए किसी का रेजिस्टेंस है R1, जब हमारा टेंपरेचर है T1, लेकिन हमने टेंपरेचर को T2 कर दिया, बढ़ा दिया, टेंपरेचर को बढ़ा दिया, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होकर R2 हो जाएगा, क्योंकि पहले टेंपरेचर कुछ और था, रेजिस्टेंस कुछ और, बाद में कुछ और तो कुछ और। तो जो हमारा R2 होता है रेजिस्टेंस फाइनल वाला, वो होता है R1 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेंपरेचर। चेंज इन टेंपरेचर का मतलब है T2 - T1, ठीक है, T2 - T1। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर जो अल्फा है ना, अल्फा इसी को बोलते हैं हम टेंपरेचर कोफिशिएंट। अगर टेंपरेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा चेंज होगा। क्या मतलब है, नहीं समझ पाए? अगर किसी का अल्फा ज्यादा है तो हीट करने पर उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो अल्फा पर डिपेंड करता है। तो टेंपरेचर कोफिशिएंट वाला कांसेप्ट, अब देखो यहीं से हम अल्फा निकालेंगे ना तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, पर हमें इसकी नीड नहीं है, मेन हमारा यही फॉर्मूला है, इसके अंदर अल्फा आता है, इसको बोलते हैं टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने क्या सीखा कि कंडक्टर का टेंपरेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ 2 इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेंपरेचर, रेजिस्टिविटी के लिए लिख सकते हैं फॉर्मूला। फिर दोस्तों अगले चैप्टर के अंदर आता है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेजिस्टेंस। मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। देखिए अगर किसी मेटल मतलब कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो उसका अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है अगर टेंपरेचर को बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। फिर फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा इज नेगेटिव। अब अल्फा नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर आप यहां पर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टिविटी घट जाएगा, रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा आपका नेगेटिव होता है। फिर दोस्तों चैप्टर में आपको बात रखना है टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा। अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर अलॉयज। अब अलॉय जो होता है हमारा, अलॉय आप लोगों ने सुना होगा, अलॉय सुना ना, मिक्सचर ऑफ मेटल। तो अलॉय के लिए अल्फा बहुत कम होता है। अगर अल्फा कम होगा तो टेंपरेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत कम चेंज होगा, बहुत चेंज नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कम है, अल्फा क्या है, कम। तो बिकॉज़ तो टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज वेरी स्मॉल फॉर अलॉयज, इसीलिए देयरफॉर बिकॉज़ ऑफ दैट दे आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। इसीलिए हम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ही चेंज नहीं होगा। हमें कोई स्टैंडर्ड चीज चाहते हैं, स्टैंडर्ड वो तो बदले ना, तो स्टैंडर्ड चीज हम किससे बनाएंगे? जो बदले ना, जो चेंज ना हो। तो ये बदलता नहीं है, इसका अल्फा बहुत कम होता है अलॉयज का। दो अलॉय बहुत फेमस है, कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन, ठीक है रखना। तो वो ठीक से तो जो भी है, अब अगर हम बात कर रहे हैं मैंगनीन बहुत फेमस होता है, मैंगनीन अलॉय। तो देखिए ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। दोस कंडक्टर व्हिच फॉलोज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ को फॉलो करने की कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि जब हम V और I के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो उसको हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। फिर होता है नॉन ओमिक कंडक्टर, दोस कंडक्टर व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो न करे। यानी कि जब हम वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा या ग्राफ कुछ अजीब सा आ सकता है, या ग्राफ ऐसा आ सकता है, या मान लो कि अभी सीधा है तो टेढ़ा हो गया, मतलब यहां से ओम्स लॉ नहीं फॉलो हो रहा। जब तक सीधा है तब तक ओम्स लॉ फॉलो होगा, यानी ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन ओमिक होगा। स्ट्रेट लाइन तो ओमिक और स्ट्रेट लाइन फॉलो ना हो तो नॉन ओमिक। अब मित्रों चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो सिंपल है R1 + R2 + R3 करके हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज निकलेगा, जिसको हम बोलेंगे नेट या इक्विवेलेंट। इसको हम ऐसे बोलते हैं R इक्विवेलेंट या फिर R टोटल, R1 + R2 + R3। वैसे जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाएंगे तो 1/R पैरेलल, जो नेट निकलेगा नेट वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये सब हम पहले से ही जानते हैं। फिर मित्रों इस चैप्टर के अंदर आपको आगे क्या देखने को मिलेगा? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। क्या मतलब है? अगर कहीं पर आप कोई सेल लगाते हो तो अगर सेल की ईएमएफ E है और एक बाहर आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है, मान लीजिए एक बाहर रेजिस्टेंस में जो है कैपिटल R, इसका और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, स्मॉल r का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R का मतलब होता है लोड या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ईएमएफ है E। तो इस लोड के पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां से यहां तक जो वोल्टेज है उसको हम V बोल रहे हैं, कि इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज क्या बोल रहे हैं? V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल है, एक ये और ये, इसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट में हम V बोल रहे हैं, V। तो सुनो, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो इस R को मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो V है। ये बल्ब हो सकता है, कार हो सकता है, जो मर्जी बोलो। फिर उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R। तो रिलेशन क्या होता है? देखिए V = E - IR। ये होता है डिस्चार्जिंग का केस। जब हमारा डिस्चार्ज हो रहा होता है, डिस्चार्जिंग, तो हम कहते हैं जब हमारा सेल डिस्चार्ज होगा तो हमारा V = E - IR होगा, जहां पर आपका जो V की वैल्यू है, सुन लीजिए, V की वैल्यू ईएमएफ से कम होता है क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन मतलब V क्या समझ में आ गया ना? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? ईएमएफ, R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर दोस्तों अगर चार्जिंग का केस है, चार्जिंग का अगर आपका केस है, आप अपने सेल को चार्ज कर रहे हो तो V = E + IR होता है, जहां पर V की वैल्यू E से बड़ी हो जाएगी क्योंकि चार्ज हो रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है सेल के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको ये बात समझना है कि इफ
n नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ईएमएफ। देखो क्या मतलब है, इसका खुद पढ़ लेना। अगर हमने बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगा रखा है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, सबका जो रेजिस्टेंस है वो R है और ईएमएफ हमारा E है E, और हमने बहुत सारे सेल्स लगा रखे सीरीज में, तो इन सबका नेट कितना आएगा? देखो सेल्स को लगा के हम बैटरी बनाते हैं, तो इन सेल्स को जब हम सीरीज में लगाएंगे तो इन सबकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इन सबका नेट कितना आएगा, करंट कितना आएगा, मतलब इन सेल को समझोगे। मैंने बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दिया, बहुत सारे सेल्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया जिनका रेजिस्टेंस था R, जिसका रेजिस्टेंस था R, जिसका रेजिस्टेंस था R। तो भैया यहाँ पर जो नेट वैल्यू क्या आती है? तो नेट वैल्यू आती है सभी, देखो मान लीजिए E है ईएमएफ, और हमारे n सेल्स है, कितने सेल्स है? n। तो जो नेट ईएमएफ आएगा, नेट ईएमएफ वो NE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NE। आप ध्यान रखेंगे, तो NE आएगा नेट ईएमएफ। और अगर इन सबको लगा के मैं बैटरी बनाऊं और उस बैटरी को कहीं पे लगा दूं, कार में लगा दूं, कहीं भी लगा दूं, तो कितना करंट पैदा होगा? तो करंट का फार्मूला क्या होता है? करंट का फार्मूला होता है NE R प्लस NR, जहां R का मतलब होता है लोड या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो NE R प्लस NR ये फार्मूला है करंट का। अगर बहुत सारे देखो, इफ n सेल्स ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज, देन करंट फॉलोड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जो बाहर का रेजिस्टेंस होगा, बाहर का जो लोड होगा, उसमें करंट इतना फ्लो होगा। फिर दोस्तों वैसे हमने सेल्स को पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में। तो पैरेलल में लगाने के बाद समझिएगा, पहले बता दूं, अगर सेम सेल्स को आप पैरेलल में लगाते हो, बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में लगाओगे ना, तो जो नेट ईएमएफ होगा वो 1 के बराबर ही होता है। याद रखना, जो सबका नेट ईएमएफ है वो 1 के बराबर ही होता है। और जब हम करंट निकालेंगे पैरेलल वाले में से, तो करंट हमें मिलेगा ME प्लस MR प्लस R। M का मतलब क्या है? जो पैरेलल में है, जो उसको M बोल रहे हैं, और जो सीरीज में लगा होता है उसको N बोलते हैं, ठीक है ना। तो M क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल को M, तो ME E मतलब एक का, MR R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर दोस्तों अगर इस चैप्टर में हम जाए तो सेल्स इन मिक्स ग्रुपिंग, अगर मैंने सेल्स को सीरीज में लगा रखा है, यानी n सेल्स मेरे सीरीज में है और m मेरे पैरेलल में है, n और m अगर मेरे ऐसे सीरीज और पैरेलल पूरा मिक्स ग्रुपिंग कर रखा हमने सेल्स का, तो जो करंट का फार्मूला आएगा वो MNE MR प्लस NR आता है। अब दोस्तों मैक्सिमम करंट के लिए ध्यान रखिएगा, अगर करंट आपका मैक्सिमम करंट है तो ये रिलेशन याद रखिएगा, R इक्वल टू NR बाई ये स्मॉल r, ठीक है, ये m इनटू में कैपिटल R इक्वल n इनटू में स्मॉल r। ये रिलेशन होता है मैक्सिमम करंट के लिए कि जब आपका नंबर ऑफ पैरेलल इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ सीरीज इनटू में इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए, तो सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम दौड़ेगा। यानी सेल्स को हमने मिक्स ग्रुपिंग में कर रखा है, और टोटल सेल किसके बराबर होता है? तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होगा ना दोस्तों, वो होगा n इनटू m के बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से रखना कि मिक्स ग्रुपिंग का मतलब होता है सीरीज और पैरेलल दोनों में सेल्स को लगा रहे हैं। अब दोस्तों इस चैप्टर में जो याद करने वाली बात होती है वो अपना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जो हीट का फार्मूला होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जूल यूनिट है, इसको भूल जाओ। हीट का फार्मूला होता है VIT, या तो हीट का फार्मूला होगा I स्क्वायर RT, जे मतलब जूल है, या हीट का फार्मूला क्या होगा? V स्क्वायर T बाई R। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है भैया देखो, हीट तो जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो हीट जो जनरेट होगा वो करंट पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर T का मतलब बेसिकली टाइम होता है, रखने का। T का मतलब यहाँ पर टाइम है कि कितना करंट आप कितने टाइम तक दोगे, उस पर हीट उतना ही जनरेट होगा। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, जिसमें छोटी सी बातें याद करनी पड़ती है। अब दोस्तों अगला टॉपिक जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर का फार्मूला हर बच्चे जानता है, पावर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम V बाई I। ये सब तो हर कोई पहले से जानते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पावर है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम है, या फिर पावर का एक फार्मूला तो हो गया ये वॉल्यूम अपॉन टाइम, या फिर पावर होता है वोल्टेज इनटू में करंट, या फिर पावर होता है I स्क्वायर R, या फिर पावर होता है V स्क्वायर बाई I स्क्वायर R, या फिर V स्क्वायर बाई R। ये सारे फार्मूले पावर के हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर दोस्तों इस चैप्टर में हमें याद रखना पड़ता है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ साहब के दो लॉ थे, पहला था जंक्शन लॉ, करंट लॉ वाला, याद है करंट लॉ। तो वो कहते हैं कि भैया ये जंक्शन लॉ भी बोलते हैं करंट वाले को, फर्स्ट लॉ, इनका जो फर्स्ट लॉ है उनको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो ऐसा मानते हैं कि मान लो कहीं पर एक जंक्शन बन रहा है, जंक्शन बनने का मतलब ये है, ये कोई जंक्शन है जहां पर अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं। तो उनका मानना था कि अगर 10 एम्पीयर का करंट अगर एंटर कर रहा है तो 3 एम्पीयर यहां जाएगा और 7 एम्पीयर यहां जाएगा। तो अगर कोई बंदा यहां पर खड़े होकर सोचे कि यहां हमें कुछ मिल जाए तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 10 आया तो 10 निकल गया ना। यानी कि समीशन ऑफ करंट इज जीरो ऑन अ जंक्शन। एक जंक्शन पे करंट का सम क्या होने वाला है? जीरो, क्योंकि भैया जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज निकल जाएगा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकल जाएगा। तो ये वाला जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जंक्शन लॉ कहता है समीशन ऑफ करंट ऑन अ जंक्शन इज जीरो। यहां पर करंट का सम क्या आने वाला है? जीरो, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर वैलिड है। दूसरा सेकंड लॉ जो है वो कहता है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, मान लीजिए कोई सर्किट है हमारा, तो इस सर्किट में अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, हम ए से स्टार्ट करें मित्रों, ए से अगर हम बी जाए, फिर बी से सी जाए, सी से डी जाए और डी से ए आ जाए, यानी पूरा लूप ए बी सी डी ए। अगर ए से ए पर ही लौट आए तो समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा अक्रॉस ऑल एलिमेंट, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, सबका समीशन जीरो होगा। सिंपल भाषा में समझ में आई बात? तो याद रखना समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, ये हमारा लूप लॉ या सेकंड लॉ आप कह सकते हो किरचॉफ साहब के। तो किरचॉफ साहब ने कहा समीशन ऑफ करंट जीरो, और किरचॉफ साहब ने कहा एक लूप के अंदर सभी एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, वोल्टेज जीरो होगा। ये किरचॉफ साहब का सेकंड लॉ था। अब मित्रों अगर हम बात करें तो लास्ट में इस चैप्टर में जो हमें याद करने वाली बात होती है वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और बीच में भी कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको जी भी बोलते हैं। मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और यहां पर हमने कनेक्शन कर रखा है बैटरी का। तो मित्रों ध्यान रखना, अगर इस वाले सर्किट में करंट नहीं पहुंच रहा है, करंट जीरो है, अगर इस सर्किट में करंट जीरो है, इस सर्किट में करंट जीरो है, तो हम ये कहते हैं कि P बाई Q, जो हमारा P बाई Q है और ये जो हमारा R बाई S है, R बाई S, इसका रेशियो बराबर होगा। इस प्रकार से इजीली व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा इसी को कहते हैं, जब P बाई Q का रेशियो R बाई S के बराबर, दोबारा P बाई Q का रेशियो अगर R बाई S के बराबर होगा तो हम ये मानेंगे कि इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, और कोई करंट नहीं जाने का मतलब है कि ये वाला हमारे किसी काम का नहीं होता। इसी का नाम होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।